प्रोटेक्शन। अभी तक हमने जो बात की थी वो नॉन रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में, जिसमें हमने हेड प्रोटेक्शन के बाद बात की थी, आई प्रोटेक्शन, फेस प्रोटेक्शन, या फिर हैंड प्रोटेक्शन, ईयर प्रोटेक्शन, या फिर लेग प्रोटेक्शन या फुट प्रोटेक्शन। अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ पीपी, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये क्लियर, ये नाम से ही पता चलता है कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, या फिर जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी, यानी कि जो आप श्वास लेते हैं अंदर की तरफ, और जो श्वास में आपको मेजर रिक्वायरमेंट, जो मेन रिक्वायरमेंट रहती है वो ऑक्सीजन की, यानी कि प्योर एयर की। तो ये प्योर एयर आपको चाहिए, या फिर ऑक्सीजन जो चाहिए, जो आप ब्रीदिंग में ऑक्सीजन लेते हैं या फिर एयर लेते हैं, और ये आपके लंग्स तक जाता है। तो ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही आप ऑक्सीजन लेंगे और ये ब्लड के साथ रिएक्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन, और फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन तैयार करेगा, और जिसके बेसिस पे आपको ब्रेन को या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पता चलेगा कि आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की वो मिल चुकी है, और उसके हिसाब से आपको फ्रेशनेस महसूस होगी, और फिर आपकी जो ओवरऑल बॉडी वो एक्टिव होगी। तो आपको ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है नेसेसरी। अगर ये ऑक्सीजन के साथ दूसरे कुछ इम्प्योरिटीज यहाँ पे आते हैं, या फिर कोई फॉरेन मटेरियल आता है, या फिर कंटामिनेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके हीमोग्लोबिन में, या फिर ब्लड में, या फिर जो भी ओवरऑल नर्वस सिस्टम है उस पर भी इम्पैक्ट होता है, और जिसकी वजह से शायद अलग अलग हेल्थ के इश्यूज आपके क्रिएट हो सकते हैं। और ये हेल्थ इश्यूज ये टेम्पररी भी क्रिएट हो सकते हैं, या फिर परमानेंट भी क्रिएट हो सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेंगे, तो यहाँ पे आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो अगर यहाँ पे कहीं आपके इंडस्ट्री में या बाहर इनकम्प्लीट कंबशन चल रहा है, यानी कि C+12O2, जिसकी वजह से CO तैयार हो जाएगा, जो इनकम्प्लीट कंबशन कहता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन आपने जो फ्यूल है वो जलाया, और उसकी वजह से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार हो गया, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टी है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट हो जाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह यहाँ पे अभी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन तैयार हो जाएगा, और जिसकी वजह से टेम्पररी जजमेंट भी लॉस हो सकता है। तो ये अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का ज्यादा परसेंटेज हो जाता है तो टेम्पररी जजमेंट भी लॉस हो सकता है। इसका परसेंटेज अगर और बढ़ गया तो इसकी वजह से सफोकेशन भी होता है, और ये अगर ज्यादा ही बढ़ गया तो उसकी वजह से फैटेलिटी भी हो सकती है। तो ये ऐसे एक एग्जांपल मैंने बताया, तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है या गैसेस से, वेपर से, जो शायद आप ब्रीदिंग में ऑक्सीजन या एयर के साथ अलग अलग कंटेमिनेंट या पोल्यूटेंट जो है वो भी आप शायद रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकते हैं। तो अभी इसके लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको असेसमेंट करना पड़ेगा कि आपके एनवायरनमेंट में जहां से आप ब्रीदिंग करते हैं, तो वो एनवायरनमेंट में अलग अलग पार्टिकल्स क्या है, जिसको हम एयरबॉर्न डस्ट या पार्टिकुलेट्स बोलते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे डिटेल में आप जा सकते हैं, जैसे पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, या फिर इसको सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहेंगे, या फिर इसको रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर आज के डेट में हम कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रेस्पिरेबल है, यानी कि इसका माइक्रोन साइज पार्टिकुलेट मैटर का ऐसा है कि वो आप रेस्पिरेशन थ्रू भी आपके सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है आपके लंग्स में जाएंगे। अगर ये लंग्स में यहाँ पे जाते हैं तो ये डिपॉजिट हो जाएगा, और आपकी जो लंग कैपेसिटी है, वो लंग कैपेसिटी जिसको हम पंपिंग कैपेसिटी बोलते हैं, वो लंग कैपेसिटी यानी कि पंपिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो फिर आपको कुछ देर के बाद जो है आपको तकलीफ होगी, जिसको हम नॉर्मली अस्थमा टाइप जो कहते हैं। तो जिनको अस्थमा रहता है उनको ये हमेशा ये ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, उस टाइप में आपको शायद फील होती होंगी। तो ये कितने ड्यूरेशन तक है, कितने टाइम तक है, कितने साल से आप काम कर रहे हैं, और ये पार्टिकुलर मैटर आपके लंग्स में कितना डिपॉजिट हुआ है, उस हिसाब से वो वर्कआउट होगा। उसके लिए आपको लंग फंक्शन टेस्ट भी करना चाहिए। इसके अलावा जो वेपर्स और फ्यूम्स है,
तो ये वेपर्स और फ्यूम्स आपके एनवायरनमेंट में कितने हैं, आपके लंग्स में कितने जा चुके हैं, या फिर आपके ब्लड में कितना ऐड हो चुका है, रिएक्ट कितना हो चुका है, इसके लिए भी आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। और ये जो सैम्पलिंग और एनालिसिस जो हम करते हैं, वो एनालिसिस थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आपके एनवायरनमेंट में अलग अलग वेपर्स या फ्यूम्स कौन से हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और ये कितने टाइम के लिए है। ये नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं, ये पीपीएम में भी हो सकता है, पार्ट्स पर मिलियन, या फिर माइक्रोग्राम या मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में भी हो सकता है। तो कितना एयर आपने ब्रीथ किया है, कितना एयर यानी कि क्वांटिटी। तो अगर आपने 1 मीटर क्यूब आपने एयर ब्रीथ कर लिया, और उसमें अगर आपको पता चला कि यहाँ पे 1 माइक्रोग्राम ये पर्टिकुलर सब्सटेंस है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बन गया 1 mg पर मीटर क्यूब। या फिर आपको पीपीएम में भी कह सकते हैं कि समझो आपके एनवायरनमेंट में 2 ppm क्लोरीन है, यानी कि 1 मिलियन अगर एयर है, 1 मिलियन यानी कि 10⁻⁶ अगर एयर पार्टिकल है, तो उसमें 2 पार्टिकल क्लोरीन के हो सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे 2 ppm क्लोरीन। तो ये ऐसे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन भी आपको चेक करना है, जिसको हम हजार्ड असेसमेंट एक्टिविटी कहते हैं। उसके अलावा है ऑक्सीजन। जैसे हमने पहले ही बताया कि ऑक्सीजन की आपको नीड है, तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी अगर वहां पे है, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है, नॉर्मली जब बात करते हैं तो 21% ऑक्सीजन आपको इनहेल के लिए या ब्रीदिंग के लिए चाहिए, क्योंकि हम नॉर्मली एयर जो है एयर ब्रीथ करते हैं, जिसमें 79% नाइट्रोजन रहता है और 21% ऑक्सीजन रहता है। अगर ये 21% से ऑक्सीजन लेस परसेंटेज में जाता है, तो जनरली हम 19.5% तक हम ऑक्सीजन जो है वो टेम्पररी जजमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे नीचे ऑक्सीजन का लेवल जाता है, तो उसको हम ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन की केस हो गई। उसके अलावा है कुछ स्पेसिफिक सोर्सेस, जैसे चाहे शायद आपके प्रोसेस में, इंडस्ट्री में, या फिर हैंडलिंग प्रोसेस में, या फिर जो स्टोरेज है, उसकी वजह से भी अलग अलग केमिकल्स आपके ओवरऑल ब्रीथिंग जोन में आ सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्लोरीन है, या फिर अलग अलग हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। उसके अलावा है वर्क प्रोसेस में। तो आपको वर्क प्रोसेस भी रिव्यू क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि पहले जब मैं काम करता था तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन अभी कुछ साल में या फिर कुछ महीनों में ये प्रॉब्लम आ रहा है मुझे ब्रीदिंग का, तो आपको ये वर्क प्रोसेस में भी क्या क्या मॉडिफिकेशन आपने किए हैं, या फिर कुछ केमिकल चेंजेस किए, या फिर जो भी डिजाइन थे वो डिजाइन में चेंजेस किए, और जिसके बाद आपको पता लगा कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ये फिर आप एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि एयर में कुछ अलग कंटामिनेंट्स या पोल्यूटेंट्स यहाँ पे आए कि नहीं, आपको ये चेक करना है। उसके अलावा है मॉनिटर द एक्सपोजर, यानी कि जो आपको मॉनिटरिंग जिसको बोलते हैं, एयर मॉनिटरिंग है, वर्किंग एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग है, या फिर वर्क प्लेस मॉनिटरिंग है, या फिर पर्सनल लेवल का भी मॉनिटरिंग है। तो जिससे हम पर्सनल सैम्पलर यूज करते हैं, और पर्सनल सैम्पलर थ्रू भी आपका इंडिविजुअल लेवल पे भी मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, तो जो एक्सपोजर रहता है उसके अलग अलग जो लिमिट्स है, तो उसमें हम नॉर्मली TWA और जो स्टेल है उसमें आपको यूज करना पड़ता है। तो उसमें TWA जो है वो है 8 घंटे का लिमिट, यानी कि टाइम वेटेड एवरेज, और अगर स्टेल की बात करेंगे हम, तो वो है 15 मिनट का लिमिट, यानी कि टाइम वेटेड एवरेज जो है वो 8 घंटे के हिसाब से हम लिमिट्स देखते हैं, एक्सपोजर देखते हैं, और जो स्टेल वैल्यू है वो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट है, वो 15 मिनट्स के लिए रहती है। तो अलग अलग केमिकल्स या गैसेस वेपर्स को भी आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम यहाँ पे काम करना है, उस हिसाब से उसका एक्सपोजर चेक करना है, और अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस में इसमें मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स यहाँ पे अलग अलग केमिकल्स के लिए दी गई रहती है, उस हिसाब से आपको असेसमेंट करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल आपकी हजार्ड असेसमेंट हो गई। तो अगर इसको आपको प्रोटेक्ट करना है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को या रेस्पिरेशंस को, तो उसके लिए आपको रेस्पिरेटर्स यूज करना चाहिए। तो ये पीपीए जिसको हम रेस्पिरेटर कहेंगे,
तो जैसे अभी ये पिक्चर में आपको दिखाई देता है, तो यहाँ पे ये मास्क यूज किया है, लेकिन ये जो मास्क है इसको हम कार्ट्रिज टाइप गैस मास्क या फिर केमिकल जो कार्ट्रिज रहता है उसका भी मास्क हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है ये केमिकल हैंडल कर रहा है, और जब आप ये लेवल में, ये कंडीशन में, ये गेस्चर पोस्चर में आप केमिकल अगर हैंडल करते हैं, तो यहाँ पे अगर ये केमिकल मोर वोलेटाइल कंपोनेंट वाला केमिकल है, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इसके जो लिक्विड्स है वो लिक्विड्स वेपर्स में अगर कन्वर्ट होते होंगे, तो उसको हम नॉर्मली मोर वोलेटाइल कंपोनेंट बोलते हैं या केमिकल बोलते हैं। तो अगर ये वेपर्स यहाँ से आते, तो ये वेपर्स जो है, तो ये वेपर्स आपके जो ब्रीथिंग जोन है, यानी कि यहाँ से सेंटर से नोज जहाँ पे आपका, वहां से अगर आप देखेंगे तो ये 30 सेंटीमीटर डाया का जो जोन है वो, जिसको हम कहेंगे ब्रीथिंग जोन। तो आपके अगर ब्रीथिंग जोन में ये केमिकल वेपर आते हैं, तो ये आपके लंग्स में जाने के चांसेस है। तो इसीलिए आपको ये कंपलसरी ऐसा गैस मास्क या पीपी या रेस्पिरेटर यूज करना चाहिए। ये केमिकल की प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, और ये केमिकल किस केमिकल पे एडजॉर्ब हो सकता है वो भी केमिकल आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि ये जो कार्ट्रिज टाइप वाला मास्क है या रेस्पिरेटरी या फिर कैनिस्टर टाइप मास्क है, उस वहां पे होना चाहिए एडजॉर्बेंट। तो ये एडजॉर्बेंट क्या होता है कि ये एडजॉर्बेंट ऐसा मटेरियल है जहां पे ये केमिकल या वेपर्स है ये एडजॉर्ब होते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये सरफेस, यानी कि ये जो केमिकल यूज होता होगा या फिर जो फिल्टर यूज होता होगा, ये केमिकल का ऐसा प्रॉपर्टी है कि ये जो केमिकल्स या वेपर्स है ये केमिकल यहाँ पे एडजॉर्ब हो जाता है इसके सरफेस पे। ये सरफेस फिनोमिना है, इसीलिए इसको एडजॉर्प्शन कहते हैं, और जहां पे ये एडजॉर्ब होता है इसको एडजॉर्बेंट कहते हैं। तो ये आपको मास्क सेलेक्ट करते टाइम आपको ये एडजॉर्बेंट मटेरियल मालूम होना चाहिए, ये केमिकल कौन सा हैंडल करते हैं वो भी मालूम होना चाहिए, और उस हिसाब से वो एक्सपोजर, वो टाइम, वो फाइनलाइज करके आपको ये रेस्पिरेटर फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि रेस्पिरेटर कौन सा यूज करना है। तो इसमें जब आप रेस्पिरेटर यूज करते हैं तो नॉर्मली सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है जिसको हम कहते हैं फिट टेस्ट, तो ये फिट टेस्ट यहाँ पे बताई गई है। तो ये फिट टेस्ट क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल फेस है, वो फेस का जो भी डायमेंशन रहेगा वो डायमेंशन के हिसाब से ये जो कैनिस्टर टाइप गैस मास्क या कार्ट्रिज टाइप वाला जो गैस मास्क है वो आपको फिट बैठता है कि नहीं। तो आप ये नॉर्मली खुद कैसे चेक कर सकते हैं या फिर एक्सपर्ट कैसे चेक करता है, तो यहाँ से आपको जो आपका एयर है वो ब्लो कर सकते हैं या फिर सक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन यहाँ पे चेक कर रहा है कि यहाँ से ये ब्लो हो रहा है या नहीं। जैसे अगर ये पूरा फिट होगा तो यहाँ से एयर बाहर पास नहीं होगी। अगर आप वैक्यूम जनरेट करना चाहते हैं, यानी कि आप एयर सक कर रहे हैं, तो इससे भी चेक हो जाएगा कि बाहर का जो कुछ केमिकल वहां पे अगर प्रेजेंट रहता है तो उसका स्मेल आपको आता है या नहीं। तो ये दोनों चीजें के हिसाब से आपको ये फिट टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं, और जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो कार्ट्रिज टाइप ऑफ मास्क है या कैनिस्टर टाइप मास्क है ये आपको फिट बैठा है, कहीं से भी लीकेज नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ से कहीं से लीकेज हो जाता है तो ये कार्ट्रिज टाइप मास्क का कुछ भी यूज नहीं। तो इसीलिए ये रेस्पिरेटर जब आप यूज करते हैं तो उसके लिए फिट टेस्ट ये कंपलसरी है और ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो रहते हैं डस्ट मास्क, तो अभी जहां पर डस्ट क्रिएट होने वाली सिचुएशन रहेगी, जैसे अभी सीमेंट इंडस्ट्री है या कुछ पाउडर इंडस्ट्री है या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है जहाँ पे पाउडर यूज होते होंगे, तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे पाउडर या डस्ट टाइप के पार्टिकल्स या मटेरियल्स वहाँ पे एनवायरमेंट में हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ये डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए ये डस्ट मास्क आपको यूज करना है। तो ये मास्क जो आपको नॉर्मली दिखते हैं तो ये डस्ट को ही प्रोटेक्ट करते हैं, डस्ट से ही प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरे केमिकल से आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ डस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डस्ट मास्क यूज होते हैं। तो ये स्पेशली नॉन हजार्डस टाइप के जो डस्ट है या नॉन रेस्पिरेबल न्यूजेंस डस्ट है उससे ही आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर आपके यहाँ पे कोई हजार्डस डस्ट है
कोई केमिकल वाले गैसेस और वेपर से, उससे ये आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये प्योरली डस्ट मास्क है। जैसे अभी आप कारपेंट्री शॉप में काम करते हैं, कारपेंट्री वर्क करते हैं, वहां पर भी डस्ट हो सकती है, या फिर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती है, वहां पर भी डस्ट होती है, या फिर आप सीमेंट जैसे जो इंडस्ट्रीज है वहां पर काम कर रहे हैं, तो वहां पे डस्ट टाइप मास्क सुटेबल है। अभी उसके अलावा जो नॉर्मली हम जिसको मास्क कहते हैं, लेकिन मास्क ये प्रॉपर वर्डिंग नहीं है, टेक्निकली उसको रेस्पिरेटर कहते हैं। जैसे अभी कोविड-19 सिचुएशन में भी, पैंडेमिक में हमने N95 मास्क के बारे में बहुत सारा सुना और कुछ समझा और कुछ नहीं समझा, लेकिन WHO गाइडलाइंस की, सेंट्रल स्टेटमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने N95 मास्क पहनना शुरू कर दिया। भले ही आपको एप्लीकेशन पक्का मालूम हो गया, लेकिन ये एक्चुअली N95 मास्क जिसको बोलते हैं, ये एक्चुअली रेस्पिरेटर टाइप है। तो मास्क अलग है, जिसको हमने अभी पहले देखा था डस्ट मास्क, तो उसको मास्क कहेंगे हम, ये एक्चुअली रेस्पिरेटर है। तो रेस्पिरेटर में 3 टाइप होते हैं, एन टाइप, आर टाइप और पी टाइप। तो ये जो एन टाइप है, ये एन स्पेसिफिकली किसके लिए, नॉट रेजिस्टेंस टू ऑयल। तो ये जो नॉट वर्डिंग है, इसमें जो एन है, इस हिसाब से इसको ये एन सिंबलाइज रहता है। तो ये ऑयल रेजिस्टेंस वाले रेस्पिरेटर नहीं है, जिसको हम कहेंगे नॉट रेजिस्टेंस टू ऑयल। तो अगर आपके यहाँ पे ऐसे कुछ एयर कंटेमिनेंट से, पोल्यूटेंट से, जहाँ पे ऑयल वगैरह प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप एन टाइप वाले जो रेस्पिरेटर है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा है आर टाइप। तो जहां पे थोड़ा बहुत ऑयल प्रेजेंट हो सकता है और ऑयल का भी रेजिस्टेंस आपको थोड़ा बहुत चाहिए, तो वहां पे आपको आर टाइप के रेस्पिरेटर यूज करना चाहिए। तो ये आर क्या सिंबलाइज कर रहा है, रेजिस्टेंस टू ऑयल। और ये जो पी है, ये पी जो है वो जहां पे ऑयल का ही यूज होता है, ये एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में ऑयल 100% अवेलेबल ही है, और इससे आपको 100% प्रोटेक्ट करना है, तो जिसको हम कहेंगे ऑयल प्रूफ रेस्पिरेटर आपको चाहिए। तो ये प्रूफ की वजह से आपको पी टाइप वाले रेस्पिरेटर के बारे में जानना होगा। तो यहाँ पे एन टाइप, आर टाइप और पी टाइप वाले जो रेस्पिरेटर है, ये आप यूज कर सकते हैं। तो बाहर के साइड से आपसे ये कुछ पता नहीं चलेगा, जैसे आपको ये डिजाइन में आप डिटेल में जाएंगे तो उससे पता चलेगा कि एन, आर और पी के हिसाब से अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग डिजाइन, अलग अलग टेक्सचर्स यहाँ पे, और उसके अलग अलग लेयर्स यहाँ पे रहते हैं, और उस हिसाब से उसका प्रोटेक्शन रहता है। जैसे अभी हमने N95 यूज किया है, तो N95 में आपको मालूम है कि आपको नॉर्मल एनवायरनमेंट में काम करना है, यानी कि आप कहीं पे पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, या आप ऑफिस में जाते हैं, इंडस्ट्रीज में जाते हैं, या फिर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, या फिर बस स्टैंड, यहाँ पे जाते हैं, या फिर मार्केट में जाते हैं, तो वहां पे ऑयल प्रेजेंट होने के चांसेस नहीं रहते। तो या ऐसी जगह जहाँ पे ऑयल प्रेजेंट नहीं होने वाला, तो वहां पे आप एन टाइप वाले मास्क यूज कर सकते हैं। और ये 95 का मीनिंग क्या है, कि इसका इफिशियंसी जो है वो 95% है, यानी कि 95% चांसेस है जो भी इसका रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है काम करेगा, लेकिन 5% चांसेस यहाँ पर फिर भी है कि शायद ये अगर कहीं इसकी इफिशियंसी कम हो गई, तो वहां पे पेनिट्रेट ये हो सकता है, जो भी आपका केमिकल या जो भी वायरसेस है वो भी पेनिट्रेट हो सकते हैं। तो 95% ये इफिशियंसी यहाँ पे है। इसके अलावा भी एक्चुअली यहाँ पे N99 ऐसा भी मास्क यानी कि रेस्पिरेटर अवेलेबल रहता है, तो इसकी इफिशियंसी 99% है। तो 100% परफेक्ट कोई भी रेस्पिरेटर नहीं है, लेकिन ये 99% यानी कि 99% इफिशियंसी वाला रेस्पिरेटर आप यूज कर सकते हैं। तो जो भी कंडीशन है उस हिसाब से आपको टाइप ऑफ रेस्पिरेटर चॉइस करना है। अभी कहीं जगह आपको 100% प्रोटेक्शन लेना है, आपको कोई चांस नहीं लेना है, और आपको भी मालूम है कि आपके यहाँ पे जो कंडीशन है उस हिसाब से आपको PAPR ही यूज करना पड़ेगा, यानी कि पावर्ड एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर। तो यहाँ पे ये कब यूज करते हैं, तो जैसे अगर आपको ये दिखता है कि ये शोल्डर तक कंटिन्यू रहता है, और ये फेस शील्ड भी यहाँ पे रहता है, और इसको एक्चुअली एक कनेक्टर रहता है, और ये कनेक्टेड क्या रहता है, एयर वहां से सप्लाई हो जाती है। तो ये जो पाइपलाइन है
तो ये पाइपलाइन यहाँ से सप्लाई रहती है उसको, और ये बैटरी ऑपरेटेड या इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड रहता है। नॉर्मली बैटरी ऑपरेटेड यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में। तो इसमें ये जो प्यूरिफाइड एयर है, वो प्यूरिफाइड एयर की लाइन यहाँ पे सप्लाई रहती है। यानी कि जो एटमॉस्फेयर में आप जा रहे हैं वहां पे कंटामिनेंट्स के चांसेस ज्यादा है, या फिर आपके जो ओवरऑल हेयर है या ये जो बाल है वहां से भी अगर वो पर्टिकुलर एरिया में वो अगर गिर गया तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे जो इंडस्ट्रीज है या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, तो वहां पे आपको PAPR यूज करना पड़ेगा। यानी कि आपको प्यूरिफाइड एयर का सप्लाई भी होगा, आपका काम भी होगा, आपके ऊपर या आपकी वजह से बॉडी के कुछ कंटेमिनेंट्स वो बैच में या केमिकल के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको PAPR यूज करना जरूरी है। तो ये अच्छी तरह से आपको फिट होता है यानी ये चेक करना है, आपको कंफर्टेबल है यानी ये चेक करना है, और उसके बाद में ही आपको ये PAPR यूज करना चाहिए। इसीलिए आपको ट्रेनिंग्स में और वहां पे आपको ट्रायल करना चाहिए, उसके बाद में आपको ये पता चलेगा कि ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं। अभी ये जो है रेस्पिरेटर टाइप ऑफ पीपी जो है उसके लिए जनरल गाइडलाइंस दिए गए। तो जनरल गाइडलाइंस में हमने जो पहले ही कहा था कि जो भी एयरबॉर्न डिसीजेस है, पोलिटेंट्स है, कंटामिनेंट्स है, मटेरियल्स है, वो आपको पहले चेक करना है, ये मटेरियल और एक्सपोजर टाइम। और उस हिसाब से अगर यहाँ पे कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है तो वो लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनिमम पहले आपको सेटिस्फाई करना है। उसके अलावा फिर जो अदर स्टैंडर्ड्स क्या बात करते हैं उस हिसाब से आपको स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉलो करना है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो लीगल रिक्वायरमेंट रहती है वो आपको कंपल्सरी रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपीईज में फॉलो करना ही है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इमरजेंसी सिचुएशंस कुछ रहती है। तो इमरजेंसी सिचुएशंस में जो इमरजेंसी टीम्स रहती है वो टीम के पास ये इमरजेंसी टीम के पास ये रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी रेडी होना चाहिए। क्योंकि कुछ जगह ऐसे रहती है जहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर हो सकता है, या फिर वहाँ पे हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, या फिर वहाँ पे ऐसे जो गैसेस है हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरीन जैसे जो टॉक्सिक केमिकल या पॉइजनस केमिकल है जो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं, और जिसकी वजह से आपको सफोकेशन या अनकॉन्शियसनेस या फिर फैटेलिटी के चांसेस हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो रहते हैं वो आपके पास रेडी चाहिए। तो जहाँ पे ये कन्फाइन स्पेस जिसको बोलेंगे हम, जहाँ पे शायद डायमीटर भी पाइप का कम हो सकता है, आप अंडर वाटर काम कर रहे हैं, या फिर आप अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, या फिर आप माइंस में काम कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा कुछ लोकेशन है जहाँ पे हाइट कम है, या फिर स्पेस कम है, या फिर वेंटिलेशन कम है, ऐसी जगह काम कर रहे हैं, तो ये ऐसी जगह आपको ये कंपलसरी जो रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी है वो आपको यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद ही ये जो पीपी जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन परफेक्ट होगा, और उसके बाद में जो आपका इवैक्यूएशन है वो इवैक्यूएशन परफेक्ट होगा। तो ये हमने बात की ओवरऑल रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी।